तो अगर आपने राजनीति करनी है, सेवा करनी है, तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली को साफ सफाई की जाए। और जिन झुग्गियों की आप कालका जी की बात करें, हमने पहले उन झुग्गियों के ऊपर उनको फ्लैट्स दी, फ्लैट्स की चाबी दी, मालिकाना हक दिया, वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर भी उन्होंने वो कब्जा खाली नहीं किया। ऐसा भी रूप आता है राजा इकबाल सिंह जी का, वो अधिकारियों को खूब फटकार भी लगाते हैं। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, तो उससे भी पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को वापस बांग्लादेश शिफ्ट किया गया, तो इसके लिए आगे सरकार की क्या प्लान है? जिन्होंने सख्ती से इनको हैंडल करे, अमित शाह जी, और बहुत अच्छा डिसीजन है, ताकि वो उनको उठाकर बॉर्डर पे फेंक रहे हैं। अभी कृत्रिम वर्षा की बात चल रही है कि कई बार दिल्ली में मानसून बहुत लेट से पहुंचता है, तो उसके लिए कुछ प्रयोग आई थिंक लगता है आपको अप्रूवल मिल भी चुका है उसके लिए। अभी सब कुछ हम नहीं बताना चाहते, कुछ छुपा कर रखना चाहिए। इस बार छठ जो व्रत होता है, जो तालाबों में ना होकर फिर से यमुना में हो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो मैंने समझा, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो निगम के स्कूलों की हालात के लिए क्या बजट कुछ रेखा जी दे रही है या एमसीडी का खुद का बजट? जितनी बार भी मैडम मुझे मिलते हैं कि वो कह रहे हैं कि इकबाल जी आप आइए, जितना पैसा है आप प्रोजेक्ट लेकर आइए, आपको सबके लिए मिल जाएगा। अभी एक तीसरा धड़ा बन गया है सदन में, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, 16 लोग इसमें ज्वाइन कर लिए हैं। मुकेश गोयल जी ने एक चुनाव को प्रभावित किया था, मगर आप काम नहीं कर पा रहे तो कभी ना कभी तो गुस्सा आता है, तो गुस्से का जो विकराल रूप देखा नई पार्टी को। जब तक जनता और सरकार मिलके नहीं चलेगी, तब तक कोई भी हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि अच्छे से सफाई करे, और जनता को चाहिए वापस दोबारा खुला ना करे। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आपका क्या कहना? तो बहुत खतरनाक और कैंसरस आइटम है ये, इससे जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है। कि ये जो नॉनवेज बेचने वाले हैं या उसके लिए अलग से चार्ज लिया जाए, लेकिन वो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीधे अलग रखा जाए, लोगों को उससे तकलीफ से बचा जाए। तो आपकी सजेशन है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। एक ऐसा सपना जो अभी तक अधूरा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मुझे निगम में फंड की कमी हमेशा नजर आई। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? व्यापार करता। नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन। कहते हैं देश की राजधानी दिल्ली खूबसूरत और बेहतरीन होने चाहिए। इनकी साफ सफाई, चाक चौबंद होना, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। आज हम सभी देश की राजधानी की जब बात करते हैं तो देश की तस्वीर बदलने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोकप्रिय मेयर आज हमारे साथ हैं, जो लगातार डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ अपने काम के लिए जाने जाते हैं। जिन्होंने 2017 से निगम के कामों को एज ए निगम पार्षद आपने अपने जीवन की जर्नी आगाज किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई और साथ साथ LLB की पढ़ाई आपने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया। तो आज हम सभी मिलेंगे, हम सभी के आइडल, हमारे दिल्ली के प्रसिद्ध मेयर, जिनसे हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं, आदरणीय राजा इकबाल सिंह जी। स्वागत है आज टॉक विद टंडन में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। नहीं, मेरा भी अहोभाग्य है कि मैं आपके पास आया और आपके माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक रख सकूँगा। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपको भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से, जैसे आपने नॉर्थ की कमाल को संभाला था, इस बार आप पूरे दिल्ली के मेयर बने हैं, तो आपको बहुत सारी बधाई। मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपनी सीनियर लीडरशिप का, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, संगठन मंत्री और सभी अपने सीनियर नेताओं का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा और मुझे मौका दिया दोबारा से दिल्ली की सेवा करने का। आपकी सादगी हम सभी दिल्ली वासियों को प्रेरित करता है कि हमारा मेयर जब इतना काम करने वाला हो और लगातार लगन के साथ आगे बढ़ने वाला हो, बिना किसी प्रचार के आप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते हैं। हमने कोविड काल में भी आपको देखा और आप अलग अलग समितियों के साथ जुड़े रहे, बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा आपका बहुत आत्मीय संबंध है। तो मेयर की कुर्सी कहा जाता है कांटों का ताज है, तो इस पर बैठने के बाद लगता है कि आपका ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की पूरी एक विजन के साथ आप आए हैं। जब आपने सोच लिया कि आपने समाज की सेवा में जाना है, तो फिर कांटे तो कहीं है नहीं, सब जगह गुलाब ही गुलाब है। तो हमने जब ये सोच लिया घर से निकल के कि हमने राजनीति करनी है और समाज की सेवा करनी है, तो मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई परेशानी है। लोग बहुत अच्छे हैं, समाज बहुत अच्छा है, और जो अच्छे काम करता है समाज भी और हमारी पार्टी भी उनको प्रमोट करती है, तो इसलिए मुझे आज तक कभी कठिनाई नहीं हुई।
क्योंकि जब भी हम इस पॉडकास्ट में किसी भी मेहमान से मिलते हैं तो उनके जीवन की बहुत सारी बातें हम सभी जानना चाहते हैं, और हमारी तरह और भी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम बोलने वाला राजा इकबाल सिंह जी, बचपन से लेकर अब तक जो आपने ट्रांजैक्शन देखा है जीवन के परिवर्तन को, तो राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो गई? देखो, मेरा जो सारा जीवन है वो टोटली बेस है ईश्वर के ऊपर। मैं जिस डायरेक्शन में चला मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मगर कुदरत का हुक्म था। मैं जहाँ जहाँ गया, मैं तो ऑस्ट्रेलिया चला गया इंडिया छोड़कर। अच्छा। मैं वहाँ का सिटीजन भी बन गया, यहीं से पीआर लेके गया था। मगर मेरे परिवार के सभी लोग वहाँ सेटल हो गए, कोई यूएसए चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ कनाडा चले गए, और मैं वापस आ गया। तो इसलिए हर चीज़ भाग्य में जो लिखा है, ईश्वर ने लिखा वही होना। तो ये टर्न भी ईश्वर का था कि मैं राजनीति में आ गया। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके साथ है, और सभी जितने भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व है लगातार आप पे भरोसा रखते हैं। मुझे लगता है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। देखो, ऐसा है कि जब आप ऊपर वाले पे सब चीज़ छोड़ देते हैं तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव भी आते हैं, दुख सुख भी आते हैं। मगर जब हमें मालूम है कि हमारी नैया का जो खोइया है वो ऊपर वाला, तो फिर मुझे नहीं लगता ज़्यादा चिंता करने की बात है। अच्छा होता है, जो होता है अच्छा होता है। आपकी सादगी मैं जानता हूँ कि हमारे दर्शक जो आज पॉडकास्ट देख रहे होंगे, राजा इकबाल सिंह जी की गाड़ी कहीं ट्रैफिक में फंस गई और इन्होंने सामने देखा डीटीसी, जहाँ पे वही स्थान जहाँ पे इनको आना था, उस बस में सवार हो गए, बिना किसी कैमरे के हमारे स्टूडियो तक आ गए। तो हमें लगता है ऐसा मेयर हमने इससे पहले तो कभी नहीं देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कनॉट प्लेस में था तो मुझे लगा कि समय लगेगा गाड़ी आने में, और सामने ही बस थी, वहाँ भजनपुरा लिखा था। तो मैंने कहा वेट क्या करनी, अपनी फर्स्ट क्लास एसी गाड़ियाँ दिल्ली सरकार की। और मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ अपनी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी का। इतनी खूबसूरत गाड़ियाँ, एसी गाड़ियाँ। मुझे लगता है कि आजकल की जो बसों ने तो मर्सिडीज़ को भी फेल कर रखा है। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी समय के बाद चढ़ा डीटीसी की बसें, मगर मुझे लगा कि वर्थ है। अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी नए बसें भी अभी हाँ आप जी, लोगों ने उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब दिल्ली में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, मेट्रो भी अच्छी हो जाएगी, नई लाइनें आ रही हैं। तो ओवरऑल देखने को ये आया कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मैं चाहता भी था कि जनता क्या चाह रही है ये भी पता चले। और मैंने कई जगह बात की, कई लोग मुझे नहीं पहचानते, तो मैंने पूछा कि कैसे दिल्ली सरकार काम कर रही है, निगम कैसे काम कर रही है। तो लोगों में था कि चेंज नज़र आ रहा है, सफाई हो रही है, सड़कों में सफाई हो रही है, रेखा जी की जो तस्वीरें चल रही है, बीजेपी की बातें चल रही हैं, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो बहुत सुकून मिला कि बस में बैठकर जिस काम के लिए मैं गया था, तो मुझे लगा कि जनता अब भूल गई है केजरीवाल का अध्याय। तो हमें लगता है कि मैंने बोला कि आप भाग्यशाली हैं, वो क्यों हैं? क्योंकि एक तरफ केंद्र में मोदी जी हैं, और हमारे अब दिल्ली में भी, क्योंकि बहुत सालों का वनवास से ख़त्म हुआ है और यहाँ पे रेखा जी की सरकार बन गई। और ख़ास तौर से जो जितनी लड़ाई जद्दोजहद आप सदन में लड़ते थे हमेशा, इस बार आप खुद, पहले आप नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपने खूब लड़ाई किया या दिल्ली के लोगों की आवाज़, और कई बार तो हमें लगता है कि आधे घंटे से ज़्यादा कभी सदन चला भी नहीं, और पहली बार आपके आते ही 5 घंटे तक बिना रुके सदन चला है। देखो, ऐसा है कि जब भी सदन में, तो दोनों पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की भूमिका होती है। थोड़ा सा अपने प्रति भी थोड़ा सा बात सुनने के लिए थोड़ा सा बड़ा दिल चाहिए। अगर आप सोचें आप बोले और दूसरे की बात सुनने की आप में क्षमता ना हो, तो आप भी उतना ही बोलिए, एक्शन का रिएक्शन होना है। तो मैं सबका इसमें आभार प्रकट करता हूँ, सभी निगम पार्षदों का, कि जिसने बहुत मदद की हमारे हाउस चलाने में। और मैं सभी निगम पार्षदों को कहता हूँ कि हम सब रिप्रेजेंटेटिव हैं जनता के। सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज़ बनता है जनता के प्रति है, क्योंकि वार्ड्स में काम नहीं हो रहा था, फंड्स नहीं थे, बहुत सारी तकलीफ़ें थी। तो सभी निगम पार्षद तंग आ चुके थे, और निगम पार्षदों को मालूम है आधा समय निकल गया, आधा समय रह गया। अगर ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मुझे नहीं लगता वो दोबारा जीत पाएंगे। तो अगर आपने राजनीति करनी है, सेवा करनी है, तो आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, और काम करने के लिए जब तक हाउस नहीं चलेगा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी लोग चाहते थे कि हाउस चले, तभी हाउस चले। चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के, हमें लगता है कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सत्या शर्मा जी चुनकर आ गई हैं। तो अब तो हमें लगता है पेंडिंग काम बहुत आसानी से होंगे सदन के। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, लेआउट प्लान्स हैं, वो कोई भी प्रोजेक्ट जो 5 करोड़ से ऊपर है, उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की जो अप्रूवल है वो मस्ट है, ज़रूरी है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी थी नहीं, और सारे कॉरपोरेशन के प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं,
तो ये आप मान के चलिए पिछले 2.5 साल से कॉरपोरेशन रुकी हुई थी। अच्छा। अब स्टैंडिंग कमेटी बन गई है और सारे प्रोजेक्ट अब फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, सबकी अप्रूवल हो जाएगी। अब आपको कॉरपोरेशन के अंदर भी हरकत नज़र आएगी, ज़मीन में काम नज़र आएगा और आपको लगेगा कि दिल्ली नगर निगम अच्छे से काम कर रही है। 2017 में जब आप पार्षद बने, उसके बाद पार्टी ने आपको पहले तो, क्योंकि पहले तो अलग अलग जोन में दिल्ली के सदन चलते थे, उसमें भी आप पहले क्योंकि मेयर की भूमिका अच्छे से निभाया। अब ये पूरी दिल्ली की कमान है, तो इसमें क्या गंभीर समस्या आपको महसूस हो रही है अभी? देखो, जो सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की आबादी काफ़ी बढ़ गई है। तो हमारे लोग भी, निगम तो अच्छे से काम कर रहा है, जनता भी बहुत अच्छी है यहाँ की, मगर फिर भी क्या होता है कि लोग सफाई करके चले जाते हैं। हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो हमारे सफाई कर्मचारी, लोगों में वो जो पब्लिक अवेयरनेस है, जन जागरण है, वो नहीं है। लोग वहीं कूड़ा फेंक देते हैं, आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, और जब उनकी गर्दन चारों तरफ घूम जाती है और दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता, वो पॉलीथीन वहीं फेंक के चले जाते हैं। तो जब ये पॉलीथीन का ढेर बन जाता है सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, वही सफाई कूड़े का रूप ले लेती है और दिल्ली कूड़ा कूड़ा नज़र आती है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारा शहर भी हमारा घर है। बिल्कुल। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हम कोशिश करें घर का कूड़ा बाहर ना फेंके। डस्टबिन में, जो निगम के डस्टबिन हैं, या जहाँ आपको लगता है अप्रोप्रिएट प्लेस है, वहीं पर ही कूड़ा रखें। हमारे लोग आएंगे, वहाँ से कूड़ा उठा कर ले जाएंगे। गलियों कूचे में या सड़कों में कूड़ा फेंकने से दिल्ली बहुत ही गंदी नज़र आती है। अब हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि दिल्ली को साफ़ सफाई की जाए, दिल्ली एक स्वच्छ दिल्ली नज़र आए। तो अब आप देखिए, पिछले 3 महीने से आपको दिल्ली में चेंज नज़र आएगा। दिल्ली नगर निगम के जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे भाई बहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली में चेंज नज़र आ रहा है। एक बहुत विशेष मुद्दा है, क्योंकि जब सत्ता में भाजपा नहीं थी, तब भी लगातार कूड़े के पहाड़ की बात आती थी, और अभी मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे थे और आप लोग सभी लोग गए थे। पहाड़ों की ऊंचाई भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। तो क्या ये वाकई में हो रहा है, या ग्राउंड लेवल पे, या केवल कागजों में हो रहा है? आप जाकर देखिए, आपको लगेगा 4 एकड़ जगह हमने कूड़े की बिल्कुल क्लियर कर दी है। वहाँ पर हमने 4000 जो बैम्बू के पेड़ हैं वहाँ लगाए हैं, और एक आपको आने वाले 2-4 महीने में बड़े बड़े 6-6 फुट 8-8 फुट बड़े पेड़ नज़र आएंगे वहाँ पर। धीरे धीरे जो ओखला की जो है हमारी लैंडफिल साइट, मेरे हिसाब से दिसंबर तक ये कंप्लीट साफ़ हो जाएगा, प्लेन हो जाएगी। ऐसे 2-3 साल के अंदर गाजीपुर और भलसवा की जो है लैंडफिल साइट साफ़ हो जाएंगी। और ये जो सा आपको इतने बड़े बड़े डायनासोर नज़र आ रहे हैं, तो आने वाले 2-4 साल के बाद हमारे बच्चों को कभी लगेगा नहीं कि यहाँ पर कभी इतने बड़े कूड़े के पहाड़ होते होंगे। चलो, हम तो भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारी दिल्ली और साफ़ सुथरा बने और पहाड़ों का जो बोझ है वो कम हो जाए। लेकिन लोगों का ऐसा कहना है, मेरा नहीं, लोगों का कहना है कि जब भाजपा जो बनवास ख़त्म करके आई है, इस बार आप बहुत सारे मकानों को तोड़ रहे हैं, चाहे वो अनऑथराइज हों या फिर ऐसे अलग अलग झुग्गियों को हटाया जा रहा है। तो क्या इसमें सच्चाई क्या है? क्योंकि विरोधी लोग कह रहे हैं कि भाजपा आ गई है, अब सारे मकानों को जो अनऑथराइज है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे एरिया अनऑथराइज है, तो उसको तोड़ा जा रहा है। तो क्या ये वाकई में ये लोग नीडी लोग हैं, या इन्होंने डबल, क्योंकि फ्लैट लेने के बाद इन्होंने फिर से अपना कब्जा को नहीं छोड़ा, कुछ ऐसी क्या सच्चाई क्या है? देखो, जो हमारा स्लोगन है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ सबका विकास। हम भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली पार्टी नहीं। और जिन झुग्गियों की आप कालका जी की बात करें, हमने पहले उन झुग्गियों के ऊपर उनको फ्लैट्स दिए, फ्लैट्स की चाबी दी, मालिकाना हक दिया, वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए, फिर भी उन्होंने वो कब्जा खाली नहीं किया। तो हमने तो केवल जो फ्लैटों के बदले उनको, जो झुग्गियों के बदले उनको फ्लैट दिए। हम तो केवल ये चाहते थे, अब वो जो, क्योंकि वो मान चुके हैं, उन्होंने सब साइन कर रखे, जगह खाली करवाने के लिए क्या। मगर जो अपोजिशन पार्टी है, उन्होंने पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया। 2.5 साल में वो निगम में भी रहे, और पूरी जो दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार थी, वो इतनी खींचातान में थी कि लोग भी तंग आ चुके थे। और आपने देखा होगा कि जो हमारी विधानसभा का इलेक्शन था, उसमें दिल्ली की जनता ने टोटली केजरीवाल और उनकी पार्टी को पूरी तरह से नकार दिया था। हाँ। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो लोग उनको वोट क्यों ना देते। और आप देखिए कि जो हमारे जो दिल्ली के एमपी के इलेक्शन हुए, तो उसमें भी एक सीट उनको नहीं मिली, जबकि बीजेपी, कांग्रेस का और आम पार्टी का, दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली की जनता अब किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। दिल्ली की जनता को मालूम है दिल्ली का विकास
ओनली जो हमारे युग पुरुष हैं श्रीमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी लीडरशिप में, और दिल्ली की जो इतनी होनहार और यशस्वी जो हमारी मुख्यमंत्री है बहन श्री रेखा गुप्ता जी, तो इन दोनों की वजह से ही दिल्ली का उद्धार होना है। जनता ने अपना मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जो जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास रखा, उस विश्वास को हम भी शिद्दत से कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। मैंने देखा कि भाजपा में कई बार बहुत जो छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। देखा जाए तो रेखा गुप्ता जी का ही एग्जाम्पल, क्योंकि वो पहले निगम में आपके साथ रही, सदन में बहुत बार शालीमार बाग को रिप्रेजेंट किया, और आप भी इतने सालों से लगातार पार्षद के तौर पे भी और लगातार भाजपा के एक साथी के रूप में काम करते रहे। आपको भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि एक मेयर के पद को सुशोभित कर रहे हैं आप। दूसरी तरफ रेखा जी अब हमारी दिल्ली की ऐसी मुख्यमंत्री बनी है जो बहुत एक्टिव है। हमें उम्मीद नहीं था कि इतनी एक्टिव महिला, ऐसी बहन हम लोग को मिलेगी जो सभी के लिए जागरूक होकर मुख्यमंत्री के तौर पर लगेगी और लगातार काम करती है। तो इनके साथ काम करके आपको तजुर्बा कैसा मिल रहा है? देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मैं सो के उठता हूँ तो सबसे पहले फेसबुक चेक करता हूँ। देखा जी, अगर मैं 5 बजे उठूँ तो मुझे रहता है कहीं ऐसा ना हो मेयर सोया हो 5 बजे और सीएम मैडम घूम रही हूँ। अच्छा। तो इसलिए एक बार तो मैं साढ़े 6-7 बजे की बात है, मुझे फ़ोन आ गया रेखा जी का, इकबाल जी कहाँ पर हैं? मैंने कहा क्या हुआ जी? इस रिंग रोड के ऊपर पानी भरा हुआ है। हाँ। तो एक मोटिवेशन हमें मिलता है काम करने का। अगर हमें कहीं भी हमें लगता है कि हम कहीं सुस्त हो रहे हैं, तो अगर हमारा जो नेता वो हमसे आगे हो तो एक खुशी मिलती है, सीखने को मार्गदर्शन मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जो एक्टिव और 24 घंटे जनता की चिंता करने वाली जो हमारी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने ऐसी एक महिला दी है, जो हमारे में से निकलकर एक कमल की तरह खिली है, जिन्होंने सबका, दिल्ली वासियों का दिल जीता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो बहन श्रीमती जो रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने दिल्ली वालों का दिल भी जीता, और मेहनत और लगन बाकमाल। सर, अभी एक बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है, क्योंकि मानसून नज़दीक है और दिल्ली में हमेशा मैंने मिंटो ब्रिज का वही फ़ोटो देखा है। इस बार एक बदलती हुई दिल्ली मैंने देखा कि बहुत कम समय में आपने उसे रिजॉल्व कर दिया। जो भी पानी जम रहे थे, जल भराव की स्थिति हो जाती है, और ख़ासतौर से यमुना के पार आपने देखा होगा बहुत सारे जल भराव, बाढ़ आ जाते हैं। तो इसके लिए कुछ तैयारी है आप लोगों की तरफ से, एमसीडी की तरफ से? देखो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी और दिल्ली सरकार, क्योंकि ये जॉइंट इफेक्ट आएगा। नाली भी साफ़ होनी चाहिए, नाले भी साफ़ होने चाहिए, नालियों का कूड़ा भी निकलना चाहिए, और बड़े नालों को भी डीसिल्ट होने चाहिए। हाँ। हुआ क्या, जो अब पता चला कि 10 साल के अंदर जो पिछली सरकारें थी, आम आदमी पार्टी की सरकार, उनके विधायकों ने कभी डीसिल्ट ही नहीं करवाया। जब नालों को हमने डीसिल्ट किया, दिल्ली सरकार ने डीसिल्ट किया, इतना आप देखो कि कई बार सड़कों में बहुत आपको डीसिल्ट नज़र आती थी, फिर उसको साथ ही साथ उठाकर हम लैंडफिल साइट में लेकर गए। तो कभी नाले इन्होंने साफ़ ही नहीं करवाए। जब नाले साफ़ नहीं होंगे तो पानी कहाँ जाएगा? सड़कों में रहेगा। मैं आपको भरोसा देता हूँ कि इस बार दिल्ली की जनता को वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो केवल 5-10% आएगी, वो भी 2-4 महीने के अंदर वो भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या बहुत है दिल्ली में, बहुत सारे आबादी है, बहुत सारे मकान बन गए। मैंने अभी पिछले दिन भी अखबार में पढ़ा था, तो कुछ नाले अभी भी जिसमें सफाई प्रॉपर वे में नहीं हुआ है, तो हमें लगता है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, जो आपने कहा जनसंख्या बढ़ गई, लोगों ने नालों के ऊपर भी इंक्रोचमेंट कर ले। हाँ। तो हम भी कई बार संकोच भी करते हैं, कई बार हम कह देते हैं कि नहीं, इसको एक्शन लिया जाए, कि क्योंकि 2 घरों की वजह से अगर 200 घर डूब रहा हो तो फिर देखना पड़ता है। हम भी दिल्ली की जनता को ये कहते हैं कि आप दिल्ली के एक बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, तो कम से कम नालों की जगह को छोड़ दें। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है, देवतुल्य जनता है, बहुत अच्छे से कहना भी मानती है, और उनको भी मालूम है अगर कोई सरकार कोई एक्शन लेती है तो उन्हीं लोगों की भलाई है। तो जनता से हमें कोई दिक्कत नहीं, जनता से हमें पूरा कोऑपरेशन मिलता है। क्योंकि एमसीडी जैसे अभी एक्शन में है, दिल्ली सरकार भी बिल्कुल एक्शन में है। तो मैं देख रहा हूँ जैसे सरोजनी नगर मार्केट में आपने बहुत सारी दुकानों को जो फुटपाथ पे बने थे, गलती दुकानदार भाइयों की भी है, लेकिन उनके व्यापार के साथ भी कुछ ऐसा प्लान क्या हो सकता है जो एक मार्किंग किया जाए कि इससे आगे आप आ नहीं सकते, आपका व्यापार भी चले और जो हमारी यातायात, जो हमारी ट्रैफिक है वो भी बाधित ना हो। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दुकानों के बोर्ड और जो भी नालों के ऊपर जो अभी स्लैब लगे हुए थे सबको तोड़ा जा रहा है एमसीडी के द्वारा। वैसे तो बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन लोग जिनके दुकान टूटते हैं या जो आगे, क्योंकि इतने साल रहने की आदत हो गई है, तो उन अधिकारियों के साथ सख्ती नहीं होती।
जो 7 साल तक लगातार वो ऐसे निष्क्रिय रहे, मकान बनने दिया, लोगों ने कब्जा करते हैं, अब उन्हें थोड़ा दर्द सा हो रहा है, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखो, आपकी बात ठीक है कि पीछे समय जो सरकारें थी ऐसी थी, उनको कोई लेना देना नहीं था, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, वोट बैंक की वो राजनीति पे विश्वास करते थे। मगर आपने अगर समाज की भलाई करनी है, क्योंकि आप देखिए अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चा अच्छा बने, तो मुझे तो अपना समय याद है, हमारे पेरेंट्स डांट भी देते थे, बिल्कुल। है ना? कई बार हाथ भी उठा देते थे, और अपने पेरेंट्स का हमें आज भी डर लगता है कि सपने में भी वो आ जाएं तो डर का एहसास होता है। तो थोड़ा सा डर के बिना तो प्रीत भी नहीं होती। तो इसलिए सरकार का प्यार भी होना चाहिए, सरकार का हल्का सा डर भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आदमी गलत काम करेगा उस पे पेनल्टी लगेगी। तो बिल्कुल। ये एहसास जनता को होना चाहिए, कहीं भी हम गलत काम करेंगे तो नुकसान जनता को होगा। मगर ये जनता प्रिय जो सरकार है, हम चाहते हैं कि जो भी काम हो जनता के अकॉर्डिंग हो, जनता के लिए हो, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन दोनों तरफ से चलेगा। और मुझे लगता है कि इसमें हम भी इंजॉय करेंगे और सरकार भी इंजॉय करेगी और जनता भी इंजॉय करेगी। मैंने देखा कि अभी पिछले दिन इस दिल्ली में नेहरू विहार में 6 मंजिला मकान था जो गिर गया, बहुत सारे परिवार उस मलबे में दब गए। तो ऐसे बहुत सारे अनऑथराइज्ड मकान बनते जाते हैं, तो ऐसे जेई पे या ऐसे लोगों पे थोड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पिछले दिनों में शारदा नॉर्थ वे और शारदा साउथ के सभी स्टाफ का मैंने एक मीटिंग ली, तो सीधा सीधा कह दिया जो फ्लोर आपको 3rd फ्लोर से या 4th फ्लोर से ऊपर जाएगा उसको बिल्कुल ही ना बनने दिया जाए। अच्छा। किसी कीमत पे भी 5th और 6th फ्लोर तो अलाउड ही नहीं है, और बल्कि बिना नक्शे के मकान भी अवॉइड किया जाए। और किसी तरह का भी इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है, सब तरह से बंद किया जाए। और मुझे भरोसा है 15 दिन के बाद दोबारा हम मीटिंग करेंगे, तो पता मैं अगले मीटिंग में आपको बताऊंगा कितने मकान टूट गए और कितने बच गए। मुझे ख़ास तौर से आपका ये सलीका बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप बहुत विनम्र हैं, आप लोगों से, लेकिन कभी-कभी अधिकारियों के साथ थोड़ा सख्ती भी बात करना पड़ता है, तभी वो समझते हैं। तो कभी ऐसा भी रूप आता है राजा इकबाल सिंह जी का, को अधिकारियों को खूब फटकार भी लगाते हैं? देखो, ऐसा है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं तो आपका रूप अलग होता है। बिल्कुल। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, तो उससे भी पहले आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपको अधिकारी को ये मालूम है कि आप ठीक हैं, तो मुझे लगता है अधिकारी अच्छे से काम करते हैं, कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो फिर दूसरे को मौका मिलता है। अगर आप ठीक हैं तो मुझे लगता है अधिकारी भी ठीक चलते हैं। एक बड़ी कमाल की बात है कि जब कभी आप रेहड़ी पटरी हटाने के लिए आपकी टीम आती है, पता नहीं ऐसा कौन सा यंत्र है या कौन सा तंत्र है जो उनको सूचना पहले मिल जाती है, जिससे वो पहले सतर्क हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जैसे ही आपकी टीम चली जाती है वहाँ से, खासतौर से मैं खजूरी के आसपास के क्षेत्र को देख रहा हूँ और दिल्ली में से हर जगह, तो ऐसी कौन सी सूचना तंत्र है जो इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, जो हमारी सूचना वहाँ तक ना पहुँचे पहले? देखो, ऐसा है कि इसमें ना, जो मेरा मानना है कि हमारी इच्छा शक्ति की भी कहीं ना कहीं कमी है। अगर नेता ये ठान लें और अधिकारी ठान ले कि हमने इस रेडी पटरी इलीगल जो है, गलत काम है, जो किसी भी रूप में उसको ख़त्म करना है, तो कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना हो। हम खुद खड़े हो जाएं अगर, और बिल्कुल कह दें कि इस प्लेस पे हमने इंक्रोचमेंट नहीं होने देना, तो यंत्र तंत्र सब फेल हो जाएंगे। अगर हम जब तक ये भावना लेकर ना आए, तब तक ये यंत्र तंत्र चलेंगे। आप दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, क्योंकि दिल्ली वासियों के साथ लगातार न्याय हो। अभी हमने देखा है कि बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे या रोहिंग्या, बहुत सारे लोग बस्ती बसते गया, बहुत सारे लोग आते गए वोट बैंक के लालच में, तो उनके साथ क्योंकि कुछ सख्ती भी किया गया, अभी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को वापस बांग्लादेश शिफ्ट किया गया, तो इसके लिए आगे सरकार की क्या प्लान है? देखो, ऐसा है कि अपने देश के लोग जो हमारे यहाँ के सिटीजन हैं, दिल्ली के अंदर आए कोई दिक्कत नहीं, मगर जो लोग वहाँ के लोग आते हैं उनमें अपनापन नहीं है। दूसरी बात क्या है कि वो इतने गरीब होते हैं कि वो चोरी चकारी जितने क्राइम करते हैं, उससे हमारी जो जो सुरक्षा पे भी खतरा है, हमारे घरों को भी खतरा है, हमारे व्यापार को भी खतरा है, और सोसाइटी को भी, समाज को भी खतरा है। तो हमें बिल्कुल ही, पिछली सरकारों ने वोट बैंक की वजह से उनको बसाते गए। अब हमने यही कहा है कि कोई भी ऐसा लोग, ऐसे दूसरी कंट्रीज़ के लोग मिले, इनको यहाँ से अगर हमें पता चले तो हमें तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और उन पे एक्शन होना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ देश के होम मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने सख्ती से इनको हैंडल करे, अमित शाह जी, और बहुत अच्छा डिसीजन है, ताकि वो उनको उठा कर बॉर्डर पे फेंक रहे हैं,
बॉर्डर से अच्छा। बाहर भेज रहे हैं। उससे क्या है कि वहाँ से भी एक मैसेज आता है कि दिल्ली में सख्ती हो रही है, तो लोग अंदर आने की कोशिश भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय से कि इस समस्या से भी हमें निजात मिलेगा। अभी कृत्रिम वर्षा की बात चल रही है कि कई बार दिल्ली में मानसून बहुत लेट से पहुंचता है, तो उसके लिए कुछ प्रयोग आई थिंक लगता है आपको अप्रूवल मिल भी चुका है उसके लिए, अभी सब कुछ हम नहीं बताना चाहते, कुछ छुपा कर रखना चाहिए या देखो। वेट करना हाँ, चाहते हैं, वेट एंड वॉच। हाँ, अच्छा लगेगा आपको। समन्वय कैसा है राज्य सरकार से एमसीडी का? बहुत अच्छा। अब तो हमें फील ही नहीं होता है कि हम निगम में हैं या वो। मैं आपको हार्डली 1 घंटा पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं पार्टी ऑफिस में गया तो वहाँ पर कपिल मिश्रा जी बैठे हुए थे। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो हमारे लोग थे, जो कंप्लेंटें लेके गए होते, जिनको समस्याएं थी, तो काफ़ी भीड़ थी। तो कमरे के अंदर मैं जैसे गया तो हमारे जो मंत्री जी खड़े हो गए। तो खड़े होकर जैसे वो इतने प्यार से मिले तो हमें लगा ही नहीं कि वो मंत्री है। तो इतना अच्छा भाव, वो कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं। कारण क्या है, एक मंत्री आपसे खुले में मिला हुआ है, बैठे हुए हैं, वो लोग आ रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। तो उन्होंने बल्कि मुझे कहा कि मैं आपके यहाँ मंगलवार को आऊँगा। तो कहीं ये फीलिंग ही नहीं आ रही कि एक हम विधायक से मिल रहे हैं, एक मंत्री से मिल रहे हैं। उन्होंने कहा आइए मेयर साहब, सुनना बहुत अच्छा लगा। एक समय वो था जब वो गाली देते थे, बिल्कुल। और आज वो समय आ गया कि मंत्री हमें इतने प्यार से बुला रहे हैं। रेखा जी का मुझे कितनी बार फ़ोन आया था, हाँ जी मेयर साहब क्या हाल चाल है, अभी 25 तारीख की हमारी मीटिंग है। तो कितना रिगार्ड करें चीफ मिनिस्टर साहब हमारा, कितना रिगार्ड करें हमारे विधायक, कितना विधायक करें हमारे मिनिस्टर्स। तो एक जो भाव आते हैं अंदर से, एक अपनापन आता है, क्या देखो ये सरकारें हैं, ये संस्कार हैं, ये पार्टी के संस्कार हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ कितना ये मतलब कि ये रिगार्ड करते हैं। तो वही से जो फीलिंग आती है, वही से जो फ्लो आता है, वही जनता में जाता है ना। तो पहले तो झगड़ों में ही समय निकल जाता था। सुबह उठो तो गाली गलौज से शुरू होता था और शाम तक गाली गलौज रहता था। इसी कोऑर्डिनेशन का अभाव था हमारे दिल्ली में। शायद इस बार हमें लगता है कि बहुत सारे काम जो अधूरे हैं वो पूरा होगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो यमुना सफाई की बात होती है। तो यमुना सफाई में मैं देख रहा हूँ कि लगातार अभी तो पानी में योगा भी किया गया, सीएम साहिबा ने खुद उसमें शामिल हुई और बहुत सारे लोग यमुना की सफाई के लिए समय समय पे लोग जागरूक हो रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या प्लान है? क्या वाकई में इस बार छठ जो व्रत होता है जो तालाबों में ना होकर फिर से यमुना में होगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो मैंने समझा, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी के बारे में मुझे जो समझ आई, उनकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, क्योंकि वो को आसान काम को तो पकड़ते नहीं है। मोदी जी वो काम पकड़ते हैं जो काम हो ही नहीं पाता, और वो उसको करके दिखाते हैं। तो ये मोदी जी की, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी ये खासियत है। इसलिए जितने प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, आप ये मान के चलो वो समय सिर पूरे होंगे। उसमें कोई इफ़ एंड बट वाली बात नहीं है। जो केजरीवाल जी ने बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक खुलाया था, अभी आप लोग आरोग्य मंदिर कर रहे हैं, तो क्या केवल नाम उसमें परिवर्तन हुआ है या उसमें काम भी कुछ इंक्लूड हुए हैं जनता की सेवा के लिए? देखो, जो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट था वो टोटली फेल हो चुका है, बिल्कुल। क्योंकि जनता भी परेशान थी और हम सब लोग परेशान थे। कारण क्या है कि ना वहाँ पर डॉक्टर्स थे, ना मेडिसिन थी। और उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जो स्ट्रक्चर वहाँ रोड के ऊपर रख दिए, वहाँ ठीक है डॉग्स आ जाते थे, एनिमल्स आ जाते थे, ड्रगिस्ट आ जाते थे, गंदगी थी। तो उन चीज़ों को ख़त्म कर दिया। अब जो नए आरोग्य मंदिर बने हैं, नाम कितना प्यारा है, हाँ, मंदिर। हाँ। ना तो बीपी चेक करवाने जाओ डॉक्टर के पास तो बीपी बढ़ जाता है, मगर मंदिर के एक भाव से। तो ये है एक नया नाम, एक अच्छा कंसेप्ट है कि ऐसा मंदिर में आप जा रहे हैं जहाँ पर आप आरोग्य होकर वापस आएंगे, बीमारी छोड़ कर आएंगे। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं खुद इनाग्रेशन करने गया बल्ली मरान में, और जब मैंने देखा तो वहाँ मैंने पूछा कौन कौन सी फैसिलिटी है। वहाँ गायनी, ईएनटी, न्यूरो, योगा, मेडिटेशन, मेडिसिन पूरा, पीडियाट्रिक्स। मैंने कहा यार आपने तो पूरी सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है एक छोटे से क्लिनिक में डाल दी। ये कंसेप्ट है हमारा अपना आरोग्य मंदिर का। स्वास्थ्य के बाद हम शिक्षा की तरफ बढ़ते हैं, तो निगम के स्कूलों की हालत के लिए क्या बजट कुछ रेखा जी दे रही हैं या एमसीडी का खुद का बजट? हाँ, देखो बात ये है कि सीएम मैडम की तरफ से कभी भी कोई दिक्कत नहीं है बजट के लिए। जितनी बार भी मैडम मुझे मिलते हैं कि वो कह रहे हैं कि इकबाल जी आप आइए, जितना पैसा है आप प्रोजेक्ट
लेकर आइए, आपकी सब क्लियरेंस होगी। तो दिल्ली सरकार ने अपना बहुत बड़ा दिल रखा हुआ है, दिल्ली सरकार को भी मालूम है अगर निगम दुरुस्त होगी तभी सरकार, दिल्ली सरकार भी चलेगी, क्योंकि जो मूलभूत जो सुविधाएं देने का काम है वो दिल्ली नगर निगम का है, और जब तक मूलभूत सुविधाएं हम ना दे पाएँ तब तक सरकार कोई भी हो नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी लोकप्रिय जो हमारी सीएम साहिबा हैं श्रीमती रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा दिल कर रखा है निगम के लिए, और मैं चाहता हूँ कि वो और भी बड़ा दिल करें, हमें फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हम दिल्ली की जनता की सेवा अच्छे से अच्छा करके दिखाएं। देखिए, आप एज ए मेयर, आपके कार्यक्षेत्र पूरी दिल्ली है, तो सातों सांसदों से कैसे आपकी ट्यूनिंग है? मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। अभी पीछे रामवीर विदुरी जी के मैं इलाके में होकर आया, जो मनोज भैया तो हमारे परिवार के हैं, घर के हैं। मेरी अब सभी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, मिलते जुलते रहते हैं, पार्टी की मीटिंग्स में मिलते, मुझे लगता नहीं कि एक हफ़्ता भी होता होगा, हफ्ते में एक बार दो बार सभी लोग मिलते हैं। इतनी सारी उपलब्धियां आपने हासिल किया है और इतने सौम्य तरीके से रहते हैं, तो अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो राजा इकबाल सिंह जी का आने वाला समय में क्या विजन है, क्या और कुछ ऐसा उपलब्धि जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? देखो, मेरा मानना ये है, हमारी गुरबाणी में लिखा है, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे, कोई विज़न नहीं है, कुछ नहीं है। जब तक ऊपर वाला चाहेगा, जहाँ चाहेगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, हम रोड पे चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रेड लाइट आएगी, कहाँ यू टर्न आएगा, कहीं राइट आएगा, लेफ़्ट आएगा। इसलिए मैं कभी अपने ज़्यादा नहीं सोचता, जो होगा बहुत अच्छा होगा। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? हाँ, मैं लगभग 6 बजे, साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। मैं सोता लेट हूँ, 12 साढ़े 12 सोता हूँ। सुबह उठते सारी लोगों के फ़ोन बजने शुरू हो जाते हैं, तो नहा धोकर तैयार होया, हल्का सा एक्सरसाइज की, ब्रेकफास्ट सुबह मैं केवल फल लेता हूँ, तो ब्रेकफास्ट कभी घर में खा लेता हूँ, कई बार गाड़ी में रख लेता हूँ, मेरी गाड़ी चालू हो जाती है। 8 साढ़े 8 बजे गाड़ी चालू हो जाती है, रात तक 10 साढ़े 10 तक गाड़ी चलती है। कभी शब्द वगैरह हाँ, मैं करता था बचपन में बहुत कीर्तन, मेरे सारे परिवार में करते हैं कीर्तन। मैं तबला बजाता था। अच्छा। हाँ, तो अब काफ़ी, मगर ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि अब मन को बहुत सुकून देता है ये चीज़ें। कहीं मैं मंदिर में चला जाता हूँ, भजन सुनता हूँ, मन को बहुत सुकून देता है। जब तक आप अंदर से आप ठंडे होते हैं तो बाहर की गर्मी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती। तो मुझे लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर भी और पॉलिटिकल लाइफ में भी भगवान का बहुत आशीर्वाद है। कोई क्या कहता है, क्या सुनता है, मैंने ज़िंदगी में कभी ये सोचा नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर आप अंदर से ठीक है तो बाहर वालों की ज़्यादा, बाहर वालों में इतनी ताकत नहीं होती, ताकत सारी आदमी के अंदर है। आप अगर अंदर से कूल हैं तो बाहर की गर्मी आप बियर कर लेंगे। कई बार मैं देखता हूँ कि जैसे बहुत सारी उपलब्धियां इंसान को मिल जाता है तो उसमें थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है। आप नेता प्रतिपक्ष रहे, आप खूब आवाज़ उठाए, कई बार आप सदन से बाहर भी चले गए, उसके बाद आप खुद उस कुर्सी पे बैठे जहाँ के लिए हम लोग लड़ते थे, आप खुद मेयर बने। तो उन साथियों के साथ जो आपके साथ वो स्थिति करते थे कि आप सदन से बाहर चले जाएं, कई बार मैंने आतिशी जी को भी देखा कान में कुछ बोलते हुए, वो बहुत वायरल हो गया था। तो उन साथियों के साथ आप मर्सी के साथ पेश आते हैं या सख्ती के साथ? नहीं, वो भी हमारे भाई हैं, वो बांग्लादेशी थोड़ी हैं। हमारे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ऐसे सभी आदमी अपनी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कोई हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं है। तो वो भी समाज का मुझे लगता है अच्छा चाहते होंगे, मगर उनका काम करने का स्टाइल कुछ और होगा। हम भी समाज का अच्छा चाहते हैं। मैं तो सबसे यही अपील करता हूँ कि लड़ने झगड़ने की बजाय समाज के लिए काम करें, पब्लिक के लिए काम करें। नेगेटिविटी हमें छोड़नी चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में भी छोड़नी चाहिए और समाज में भी छोड़नी चाहिए। जब हम सब पॉजिटिव होकर दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे तो दिल्ली का विकास होगा। अभी एक तीसरा धड़ा बन गया है सदन में, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। 16 लोग उसमें ज्वाइन कर लिए हैं। मुकेश गोयल जी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा, शायद वो केजरीवाल जी से खफा थे और वो भाजपा में इमीडिएट आ नहीं सकते थे। तो ये जो तीसरा धड़ा है, ये चुनाव को प्रभावित किया था? देखो, ऐसा है, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि सभी आदमी आज़ाद है और निगम के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है। उसका क्या बेनिफिट है कि उनका विचार नहीं मेल खाया, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो अपने आप में रेवोल्यूशन के नाम पर आई थी, क्रांति के नाम पर आई थी, उसका फेलियर कारण क्या था कि जो पढ़े लिखे समझदार इंटेलेक्चुअल लोग थे वो तो केजरीवाल जी ने बाहर निकाल दिए, क्योंकि केजरीवाल जी हिटलरशाही पे विश्वास करते थे। उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब आपने कहा कि अहंकार आ जाता है, हाँ। वही अहंकार का जो रूप है, आपने एक विकराल रूप देखा अहंकार का,
और ऐसा विकराल रूप देखा जो पूरी पार्टी को डुबा गया। निगम पार्षदों की कोई सुनवाई नहीं थी। निगम पार्षद 6-6 घंटे बाद, मैं 2 घंटे की बात नहीं कर रहा, मैं 6 घंटे की बात कर खुद रहा की हूँ। पार्टी। उन आम आदमी पार्टी के जो पार्षदों से वो मिल ही नहीं सकते थे सीएम से। किसी को 1 रुपये का बजट नहीं मिला। अब पार्टी के निगम पार्षद क्या करेंगे? जनता को तो उन्होंने फेस करना है। जब पैसा ही नहीं है आपके पास तो जनता को तो काम चाहिए। जनता को किसी पार्टी से मतलब नहीं है, जनता को काम चाहिए। बिल्कुल। मगर आप काम नहीं कर पा रहे तो कभी ना कभी तो गुस्सा आता है। तो गुस्से का जो विकराल रूप देखा, नई पार्टी बनी है, तो अब अपना घर नहीं संभाल पाए केजरीवाल जी। अब तो बिहार में भी जा रहे हैं। तो अच्छा है, देश आज़ाद है, देश उन्हीं के लिए। बिहार जाए, बंगाल जाए, गोवा जाए, असम जाए, सभी स्टेट उनके लिए खुली। अभी कोविड फिर से बढ़ता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ नया जो अभी कोविड का प्रकरण चल रहा है बहुत जगह अलग अलग। तो दिल्ली में कुछ तैयारी है इसकी? देखो ऐसा है कि दिल्ली सरकार, मैं पीछे पड़ रहा था कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। उन्होंने कहा कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरा मानना ये है कि सरकारों ने अपना काम अच्छे से करना है। मगर हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हाँ, वो मजबूत होना चाहिए। मैं हमेशा ये मानना है कि अपना घर मजबूत करें, और शरीर भी हमारा एक घर है। तो आपको कभी किसी चीज़ में डर लगता है? डर लगता है मुझे। कब? डर मुझे तब लगता है कि मान लो मैं कभी दूसरे से डरने के बजाय अपने को इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। आपने मुझे कुछ अपशब्द कहे तो मैं ये भाव लेता हूँ कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करूँ, मगर मेरे अंदर से वो कांप नहीं आनी चाहिए। हार की जो थकान है मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई हमेशा अपने से रहती है, कभी दूसरे से नहीं रहती। तो जब मुझे लगता है कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं अपने आप से हार रहा हूँ। आपको नहीं लगता कि आप इतने सीधे अच्छे से नेचर, ऐसा लगता है कि मैं किसी धर्म प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ, जैसे सपोज निरंकारी बाबा से सुनता हूँ, ऐसे मैं उनसे बहुत सारी बातें उनका सुनता था। तो आप राजनीति में अपने आप को फिट महसूस करते हैं या अनफिट महसूस करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे राजनीति में कुछ मेरी किस्मत समझ लीजिए, आज तक एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। ना जनता से मुझे कभी दिक्कत आई, ना मुझे किसी नेता से दिक्कत आई। तो मुझे नहीं लगता, लोग कहते थे कि राजनीति के लोग ऐसे हैं, मगर मुझे तो एक भी आदमी बुरा नहीं टकरा। कुछ ऐसा विजन जो आप चाहते हैं कि हमारे दिल्ली और साफ बने, मतलब लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं? देखो मेरा मानना ये है कि जब तक जनता और सरकार मिल के नहीं चलेगी तब तक कोई भी हमारा प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि अच्छे से सफाई करे, और जनता को चाहिए वहाँ पर दोबारा कूड़ा ना फेंके। आप तो देश के बाहर भी गए हैं, अलग अलग कंट्री में भी विजिट करते हैं, वहाँ की सफाई व्यवस्था अलग रहती है क्योंकि जनता भी, जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं वो भी अवेयर होते हैं। तो कुछ ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर कोई प्लान किया जाए कि जब हमारे लोकल पार्षद या लोकल कर्मचारी काम ना करे तो उसे इन्फॉर्म किया जाए, कुछ ऐसा टोल फ्री नंबर जिससे इमीडिएट आपको लगे कि ऊपर तक इसकी सूचना मिल जाए, जिससे आसानी से वो काम हो सके। देखो हमारा लोकल नंबर तो है ही। अच्छा। मगर जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टीज़ हैं। अच्छा। अगर आप लाल बत्ती क्रॉस करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। हाँ। आप कूड़ा फेंके तो भी बात तो ये होगी, डंडे वाली बात है। अगर आपने डंडा हाथ में पकड़ लिया तो लोगों में पेनल्टी लगती है और लोग अपने आप ही डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। मगर थोड़ा सा हमारा कल्चर डिफरेंट है। हम लिहाजदारी पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, हम ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते, जिसकी वजह से थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हैं हमारा व्यू, और पब्लिक भी लीनियंट हो जाती है। हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, जितनी दिल्ली की आबादी उतनी यूरोप के कई कंट्रीज़ हैं। बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसका है, मगर फिर भी दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, देवतुल्य जनता है यहाँ पर, हमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक थोड़ा अटपटी बात है, लेकिन एमसीडी को कहा जाता है भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस में कहा जाता है। कभी आप मकान बनाओ तो कुछ आ जाते हैं लोग, तो ऐसे लोगों पे लगाम कैसे लगाया जा सकती है? देखो पहली बात, मैं आपकी बात से मैं एग्री नहीं हूँ कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। उसका कारण है 1,55,000 हमारे एम्प्लॉइज़ हैं। ठीक है। उसमें मात्र 2-3% लोग ऐसे हैं जो पब्लिक डीलिंग में हैं। मान लो कोई लाइसेंसिंग में हो सकता है, कोई तैयारी में हो सकता है, कोई बिल्डिंग में हो सकता है, कोई वर्क्स में हो सकता है। उसके अलावा आप देखिए 2% के अलावा जो 98% जो लोग हैं हमारे, एक टीचर क्या भ्रष्टाचार करेगी? बिल्कुल। एक सफाई कर्मचारी क्या भ्रष्टाचार करेगा? एक डॉक्टर बेचारा रात दिन लगा हुआ, वो क्या भ्रष्टाचार करेगा?
और ये बताइए एक नर्स क्या भ्रष्टाचार करेगी? और जो 2% मैं कह रहा हूँ वो सारे ऐसे लोग नहीं हैं, उनमें से भी 80% 90% लोग बहुत अच्छे हैं। मगर कई बार क्या होता है कि हम 1-2 लोगों की वजह से पूरे जो तालाब को ही गंदा कर दे कहते हैं। तो मुझे भी बहुत दुख होता है जब लोग कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग ऐसे हैं, हम भी सुनते हैं ये बातें। मगर आप फैक्चुअल देखिए कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे नहीं, हैं। आप पे लागू नहीं होता है, लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए मैंने बहुत नहीं, बताया। हम देखो मैं भी उस फैमिली का पार्ट हूँ। हाँ, अगर एमसीडी अच्छी तो राजा इकबाल भी अच्छा है, अगर एमसीडी बेस्ट है तो राजा इकबाल भी बेस्ट है। क्योंकि जो आपने जब जिस सिस्टम के आप मुखिया हैं तो आपको ऑन करनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एमसीडी काम नहीं करी इट मीन्स इट इज़ द फेलियर ऑफ द राजा इकबाल। एक राजा इकबाल घर से बाहर नहीं निकला। अगर एमसीडी अच्छा काम करी तो राजा इकबाल अच्छा काम करा। तो इसको एमसीडी और राजा इकबाल को आज डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। दिल्ली के अलग अलग जगह पे मैंने देखा कि वीकली बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, कहीं सोम बाजार, कहीं मंगल बाजार, ऐसा कुछ लगता है। तो कई बार वो रोड पे इतना जगह घेर लेते हैं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो एक एम्बुलेंस भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसा प्लान किया जा सकता है जो उनका रोजगार भी ना छीना जाए, या कोई स्थान निर्धारित हो जाए और वीकली बाजार, क्योंकि अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ मीडियम फैमिली भी है तो कुछ लोअर फैमिली है, जहाँ से वहाँ से बहुत सारे सामान परचेज करते हैं, जिनसे उनका शेड्यूल और उनका बजट बना रह जाता है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। 2 दिन पहले ही उत्तम नगर से मेरे पास लोग आए और उनके जो वीकली मार्केट वाले ही लोग मेरे पास आए, तो वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे। तो मैंने उनका कहा कोई बात नहीं, आपकी मैं जो इशू है इसको रिजॉल्व कर देंगे। मैंने उसी समय डीसी को फ़ोन किया। तो मगर मैंने उनको एक बात समझाई कि आपके जो वीकली मार्केट्स हैं वो बढ़ रही हैं। हाँ। उसके बढ़ने से वो एक इनडिसिप्लिन हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है वीकली मार्केट वालों ने। अब मुझे जगह का प्रॉपर नाम नहीं, जनकपुरी के पास है, द्वारका के पास है। क्या है कि साथ ही मैक्स हॉस्पिटल है या कोई अच्छा बड़ा या फोर्टिस हॉस्पिटल है, उसके साथ सैटरडे को वहाँ पर मार्केट, शनि मार्केट लगती है। तो मैंने कहा तुम्हें क्यों हटाया जा रहा है? तो मैंने कंसर्न डीसी से बात की तो उन्होंने ये बताया कि एम्बुलेंस भी निकलनी हो तो एम्बुलेंस का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वीकली मार्केट के जो एसोसिएशन के लोग आए थे तो मैंने उनको कहा ये आपकी ड्यूटी है, हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, या तो आप जगह छोड़िए या आपको हम पिछली गली में खुली जगह है वहाँ हम आपको देते हो। तो उन्होंने कहा हमें एक मौका दीजिए आप। तो हम चाहते हैं कि जितना हमने उनको जगह ऑलरेडी लगी हुई है उससे वो एक्सपेंड ना करें, वो रोड के ऊपर भी मत जाए। कहीं ना कहीं तो उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, मगर हम भी चाहते हैं कि वो अपना व्यापार करें। और मैं भी बहुत, जब भी मैं रोड पर होता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं लोगों से सामान परचेज़ करूँ। मैं खुद वहीं से मकान लेता हूँ जो भी सामान लेता है, क्योंकि देखो दान पुण्य करने से अच्छा ये है कि उन लोगों से सामान ले, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। अगर हम उन पे उनको कितना बचता होगा बेचारों को, कुछ नहीं बचता। बिल्कुल। मगर हमारे कुछ छोटे मोटे सामान लेने से अगर हम सभी लोग सोचें कि हम उनसे सामान लेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। जैसे मोदी जी लोकल फॉर वोकल को प्रमोट करते हैं। डेफिनेट, मैं भी इस चीज़ के हक में हूँ। एक छोटी सी सलाह है, जैसे क्या वार्ड वाइज जितने भी हमारे 270 वार्ड है पूरे दिल्ली में, तो अगर वार्ड वाइज निगम पार्षद एक इंसेंटिव ले कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी और मार्केट एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग किया जाए कि जो बीच में जो बहुत सारे मार्केट आपने देखा कि वहाँ से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर उन्हें एक आगाह किया जाए कि इसके आगे अगर बढ़ते हो तो चालान कटेगा या आपका सामान जब्त हो जाएगा, वो वापस कभी नहीं आएगा। तो और ये जो साप्ताहिक बाजार वाली बात आई, तो उससे लोगों का व्यापार भी नहीं छीनेगा, क्योंकि अगर रोजगार छीन जाएगा तो उन गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता, एक पहल की जा सकती है कि आपका भी पूरा कार्यकाल पड़ा है और हर तरफ आप भाजपा का साथी हैं, आप तो चौथा, ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो अगर वार्ड वाइज अगर इसको सॉल्व किया जाए और एमएलए भी आपके साथ रहेंगे क्योंकि आप बहुमत से हैं, तो इसको हो सकता है। नहीं, आपकी बहुत अच्छा सजेशन है, बहुत ही पॉजिटिव सजेशन है, मैं भी इसको मानता हूँ। कई जगह हम ऐसा करते भी हैं, नॉर्मल रूटीन में करते हैं, मगर आपने ये बात हमें संज्ञान में लाई, तो अब कोशिश करेंगे पूरी दिल्ली में इसको हम इम्प्लीमेंट करें। अभी बहुत सारी समितियां बनी नहीं हैं, जैसे नेमिंग कमेटी मैं देख रहा हूँ कि और ऐसे और भी बहुत सारी समितियां, तो वो समितियों का रास्ता कब तक साफ हो जाएगा? 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर। अभी मैंने देखा कि अभी बहुत सारे लोग, अभी सब जगह ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही थी, तो आपने भी न्यूज़ को देखा होगा कि कैसे पहलगांव में हमारे 26 भारत के नागरिकों को जाति पूछकर उसमें मार दिया गया। उसमें आपकी क्या राय है? देखो, ऐसा है कि सभी धर्म एक ही बात करते हैं कि इंसान बनो। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, ये नहीं सिखाता कि आप मानव की हत्या करो बिना किसी कारण के। हत्या क्यों की जाए?
एक शरीफ आदमी, एक टूरिस्ट है, घूमने गया है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, वो जो शहीद हुए वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, तो क्यों मारा जाए किसी को? तो मुझे नहीं लगता कि जो मारने वाले किसी मज़हब के लोग हैं, वो लोग हैं जो दुष्ट आत्माएं हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, और उनका संहार होना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी सेना ने जो अभी पराक्रम दिखाया, देखो, मैंने कहा कि जो दुष्ट आत्माओं का संहार होना ज़रूरी है, मैंने आपसे पहले ये शब्द बोल दिए। हम टेक्नोलॉजी में इतने बढ़िया है कि वहाँ घुस के मारते हैं, और अपने लोग तो अपने घर पे ही रहते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में आपका क्या कहना है, और जो भी हमारे दर्शक इसको देख पा रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो ये मानता हूँ कि से नो टू प्लास्टिक, ना कहना ही बढ़िया है, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि 100 साल तक ये डिकम्पोज नहीं होता, तो बहुत ख़तरनाक और कैंसरस आइटम है ये। इससे जितना अवॉइड किया जाए उतना अच्छा है, और मैं तो यही लोगों को कहता हूँ कि नेचुरल चीज़ को यूज़ किया जाए। एक और बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आपके पार्षद और बहुत सारे विधायक, इसमें ज़्यादातर दिल्ली के विधायक और पार्षद एक्टिव है, वो है जो खुले में मीट की दुकानें चल रही है, और लोग इससे परेशान होते हैं क्योंकि जो अपशिष्ट उसके निकलता है वो रोड पे भी फेंक देते हैं। मतलब उसका कोई मैनेज करने का कोई, या अलग से जैसे व्हीकल, छोटे छोटे व्हीकल आजकल गलियों में एमसीडी ने, मैंने देखा कि एमसीडी आपके आने से और मजबूत हुआ है, या रेखा जी के आने से, क्योंकि मैंने देखा छोटे छोटे रिक्शे भी आ गए, जो छोटे पतली गली में जो पहले लोग जाते नहीं थे कूड़ा उठाने। तो कुछ ऐसा ना शुरू किया जाए कि जो नॉनवेज बेचने वाले हैं या उसके लिए अलग से चार्ज लिया जाए, लेकिन वो उसके जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सीधे अलग रखा जाए, लोगों को उससे तकलीफ से बचा जाए। तो आपकी सजेशन है, मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगा, मगर हमने कोशिश ये करते हैं कि जो इलीगल स्लॉटरिंग है या इलीगल कहीं खुले में मांस, किसी भी इस तरह की चीज़ ना बेची बिना जाए। लाइसेंस वाले भी चल रहे हैं। बिना लाइसेंस वाले चल रहे तो हमें नोटिस में दीजिए, हाँ। तुरंत एक्शन होगा। दोस्तों, आज हम सभी दिल्ली के ऐसे मेयर से मिल रहे हैं जो लगातार मेहनत के लिए जाने जाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, पहले भी पूर्व में आप मेयर की भूमिका निभाए हैं, लेकिन उसमें पूरी दिल्ली अलग अलग थी, अलग अलग जोन में डिवाइड थी। अब राजा इकबाल जी से हमने बहुत सारे सवाल किए जो जनता के सवाल थे, कि कैसे अतिक्रमण से बचा जा सकता है, 6 मंजिल मकान को जो अनौपचारिक तरीके से बना रहे हैं, कुछ झुग्गियाँ तोड़े जा रहे हैं, साप्ताहिक बाजार, स्कूल, आरोग्य मंदिर और डीटीसी बस की बात मैंने अभी यहाँ किया। अब इनसे थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, क्योंकि हम सभी जब भी मेहमान से बातचीत करते हैं तो उनके हल्के फुल्के कुछ सवाल करते हैं, उनके रिएक्शन से बहुत मज़ा आता है और हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। तो हमारी टीम बहुत मेहनत करती है सर, जब कोई अतिथि हमारे पास आने वाले होते हैं तो रैपिड फायर थोड़ा जो भी मैं करूँगा आप इमीडिएट उसका आंसर देना, और उम्मीद है कि हमारी जनता को भी बहुत पसंद आएगा। मुझे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन मत पूछना। हमारे हर सवाल मेरे अपने होते हैं, हमारे टीम के द्वारा तैयार होता है, तो इसलिए हम किसी गेस्ट को पहले बताते नहीं कि हमने क्या पूछना है। तो आप बेबाकी से हमारे हर मेहमानों से कुछ सवाल पूछना चाहते तो हमें डीएम कर सकते हैं। एक अच्छी बात लगी कि मेयर बनते ही इन्होंने जो कमान संभाला है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, और जनता के साथ संवाद लगातार जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कूड़े के पहाड़ से निस्तारण हम सभी दिल्ली वालों को होने वाला है, यहाँ पानी का जमाव कम हो, नालों की सफाई हो, ऐसी उम्मीद करते हुए आपसे रैपिड फायर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, टॉक विद टंडन में अब हम सभी दिल्ली के प्रथम नागरिक, हमारे मेयर राजा इकबाल सिंह जी से अब करते हैं रैपिड फायर। और हमारा सबसे पहला सवाल है, ऐसा कौन सा काम जो आपको बहुत संतुष्टि देता है? भजन सुनना। एक ऐसा सपना जो अभी तक अधूरा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? हाँ, मुझे निगम में फ़ंड की कमी हमेशा नज़र आई, चाहता हूँ खूब फंड मिले, क्योंकि जो पार्षद है वो काम नहीं कर पाते। दिल्ली के पार्षद बदनाम है, बिना वजह की ये काम नहीं करते, वो एक दाग है पार्षदों के ऊपर। खूब पैसा मिले, खूब बजट मिले, अच्छे से काम करें। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो क्या कर रहे? व्यापार करता। चाय पसंद है या कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी। आखिरी बार किस बात पर बहुत जोर से हंसे थे? मैं हंसता ही रहता हूँ। एक नेता जो आपके आइडल है? मोदी जी। ऐसे 2 रीजन जो ज़्यादा पसंद करते हैं आप उन्हें? बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ और सेल्फलेस लाइफ, देश के लिए लाइफ, डेडिकेशन, डिवोशन। आपको खाने में क्या पसंद है? मैं प्योर वेज हूँ, कुछ भी फ्रूट बहुत खाता हूँ मैं। ऐसा स्थान जहां आप अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं परिवार के साथ? मैं घर में रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बहुत होम सिक हूँ, बहुत कम जाता हूँ। आपको सोशल मीडिया पसंद है या आपकी मजबूरी है? मजबूरी। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ लिखा, ट्वीट किया और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया? कभी ऐसा कुछ हुआ? मैं कोई लिखता ही नहीं, वायरल क्या होगा। डांट पड़ती है मुझे कि सोशल मीडिया को नहीं यूज़ करते। जनता से मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है?
बिल्कुल, घूमो फिरो, मस्ती में घूमो, जनता मिलती है आपसे। ज़्यादा हवाई फायर या बड़ा दिखावा मत करो। आसानी से जनता तो अवेलेबल है, नेता की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। क्या आपने इतने सालों में अपने फ़ोन नंबर्स बदले हैं या वही है? सिंगल। आपके खासम खास मित्रों में से कौन है जो आपको हेल्प करते हैं या कुछ आपको गाइड करते हैं? एक्चुअली क्या है कि राजनीति में आने के बाद मित्र मित्र नहीं रहे, क्योंकि दोस्त तो दोस्त वहीं खड़े हैं, समय हमारे पास नहीं रहा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई ऐसे पुराने संबंध, वो तो मेंटेन है हमारे सारे, मगर समय नहीं मिला कभी किसी से मिलने का ना। उनको सुबह निकलते हैं और रात को घर पहुंचते हैं, तो दोस्त सारे नाराज बैठे हैं। अगर आपको वो समय फिर से वापस टाइम मशीन से वापस किया जाए तो क्या आप फिर से शब्द के लिए तबला बजाना पसंद करेंगे? तबला तो नहीं बजाएंगे, भजन गाएंगे। भजन गाएंगे? हाँ। कोई ऐसा चलते चलते कोई भजन नहीं, जो भजन ऐसा ना सुर है ना ताल है, तब तो नहीं ऐसा है नहीं, यहाँ गाने लायक नहीं है। परिवार के साथ समय बिताने का समय मिलता है कभी? हाँ, गुड़िया कभी कभी आती है कॉलेज से, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी बच्चों के पीटीएम में गए थे? हाँ, एक बार गया था। गुड़िया उस समय 3rd क्लास में थी, वो उसका 1 नंबर कम आ गया, तो मेरी वाइफ बहुत नाराज़ हुई कि पता नहीं बच्चे पे नाराज़ हुई या टीचर पे नाराज़ हुई। मैंने कहा आज के बाद तेरी जिम्मेवारी ख़त्म, और मैंने जिम्मेवारी ली नहीं, उसकी जिम्मेवारी ख़त्म कर दी। मगर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जाते जाते दिल्ली की जनता को क्या कहना चाहेंगे सफाई के लिए अवेयरनेस करने के लिए? देखो, मैं तो ये कहता हूँ, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, अपनी चिंता करो, योगा रोज़ करो, खाने पीने का अपना संयम रखो, समाज के लिए भी कुछ करो, देश के लिए भी करो, अपने परिवार के लिए भी रहो, और भगवान पे भरोसा करो, बहुत अच्छा होगा। और चलते चलते आज के पॉडकास्ट के बारे में आपका अनुभव? बहुत अच्छा लगा, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जनरली मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहता हूँ, मगर आपने पकड़ लिया तो अब मुझे भी जवाब देना पड़ा। मगर बहुत अच्छा लगा मुझे। इस बार तो आपने बुला लिया, मैं अगली बार का इंतज़ार करूँगा, आप दोबारा कब बुलाओगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला आज के पॉडकास्ट के लिए। तो दोस्तों, आज टॉक विद टंडन में हम लोगों ने बिल्कुल बेबाकी से बात किया, कुछ अनछुए पन्नों को भी हमने छुआ हमारे दिल्ली के प्रथम नागरिक, हमारे मेयर राजा इकबाल सिंह जी को। मैं पिछले काफ़ी सालों से इन्हें जानता भी हूं, क्योंकि जितने शालीनता से ये अपने पर्सनल लाइफ में रहते हैं, वैसे ही जनता के साथ रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं एक अच्छी दिल्ली, एक स्वच्छ दिल्ली, एक नए भारत के साथ निर्माण करने में हम सभी का भी योगदान ज़रूरी है। आप सभी दिल्ली के नागरिक हैं, तो आप सफाई व्यवस्था में थोड़ी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम के साथ जुड़कर आप कूड़े को इधर उधर ना फेंकें, जो स्थान है वहाँ रखें। जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें गीले के लिए अलग, सूखों के लिए अलग जहाँ व्यवस्था की गई है। और हमारे कर्मचारी आपके साथ लगातार दिल खोलकर काम करते हैं। वो कर्मचारी हैं, वो इंसान हैं, तो आप उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें, तो आपकी गली की और अच्छी सफाई हो सकती है। हमारी दिल्ली में पानी न भरे, स्वच्छ दिल्ली बने, यही कामनाओं के साथ टॉक विद टंडन के आज के पॉडकास्ट में आज हमारे मेयर, हमारे मेहमान राजा इकबाल सिंह जी से अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, जो हमारी बात, हमारे सवाल अधूरे रह गए, अगले पॉडकास्ट में इन्होंने वादा किया है कुछ और बातें आप सभी के साथ साझा करेंगे, आप हमें डीएम कर सकते हैं। आशा है आज का पॉडकास्ट रोचक रहा। अगर आप सभी अपनी सलाह सुझाव देना चाहते हैं और अगली बार किसे देखना चाहते हैं हमारे साथ मेहमान के तौर पे, देखते रहिए टॉक विद टंडन, जिसे आप देख सकते हैं हर रविवार रात 8 बजे नए मेहमानों के साथ जियो टीवी पर। साथ ही साथ आप हमारे संतोष टंडन ऑफिशियल पर इसे देख सकते हैं और प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन। धन्यवाद।